ताला खुल गया। मिनियार्ड इस गैर मुतवक्का वाक़ये पर खुशी में डूब गया, मगर उसे फौरन यह एहसास हुआ कि वक्त बड़ा नाजुक है और आज़ादी का जो लम्हा मुयस्सर आया है उसके सही इस्तेमाल ही पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार है। वो सबसे पहले ज़मीन पर घसीटता हुआ झोंपड़ी के उस कोने तक गया जहां उसके ख्याल में कोई कीमती शय दफन थी। उसने लकड़ी का तख्ता उठाया तो अंदर से स्याह रंग का एक संदूक निकल आया। वो निहायत बोसीदा कागजात से भरा हुआ था। उसकी स्याही भी फीकी पड़ चुकी थी। मिनियार्ड ने उसका जायजा लेना शुरू कर दिया। उसे जो चौंका देने वाली मालूमात हासिल हुई उनका लुब्बे लुबाब ये था, इस जजीरे पर आबाद लोग बहरी डाकू थे। उनका तज़किरा 17वीं 18वीं सदी की मुस्तनिद किताबों में बकसरत मिलता है। सन 1684 में एस्को नामी मुसन्निफ ने इन लोगों के दरमियान रहकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अमरीकी कज़ाक। इस तहलका खेज किताब में इन लोगों के रहन सहन और हालात ज़िंदगी तफसील से बयान हुए थे। मिनियार्ड ने उसकी वर्क गर्दानी शुरू कर दी। ये लोग दरअसल बहुत से इलाकों से आए थे। इनमें डाकू, लुटेरे और कातिल भी थे, और हुकूमतों के बागी भी और गुलाम भी। मुहज़्ज़ब दुनिया से निकल निकल कर ये लोग एक जगह इकट्ठे होने लगे। इब्तदा में इन्होंने तोरंगा और हस्पानिया को अपना मस्कन बनाया। इनका बुनियादी जरिया मुआश शिकार था। इसके अलावा ये लोग इलाके में सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ों के साथ छोटी मोटी तजारत भी किया करते। बाद में स्पेन के बादशाहों ने फैसला किया कि सिर्फ स्पेन के सरकारी जहाज़ ही बैरूनी ममालिक से तजारती लेन देन करेंगे। इसका नतीजा ये निकला कि बहरी कज़ाक बेशतर ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो गए। उन्होंने सिर्फ शिकार पर गुजारा करना चाहा, लेकिन कामयाब न हुए। आखिर मजबूर होकर उन्होंने छीना झपटी और लूट मार का रास्ता इख्तियार किया। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके हौसले बढ़ते गए और वह मुनज़्ज़म होते चले गए। उनमें शामिल होने वाला हर फर्द अपना पहला नाम और पहली ज़ात भूलकर नए कवायफ इख्तियार कर लेता, और वो सिर्फ एक बहरी कज़ाक होता। लूट मार करते करते एक वक्त ऐसा आया कि समुंदर मैदान कारजार बन गया। इन समुद्री लुटेरों में से एक शख्स का नाम जीन नाओ था। वो बड़ा ही जालिम और सफाक शख्स था। तमाम बहरी कज़ाक उसकी क़यादत में जमा हो गए और उन्होंने स्पेन के जहाज़ रानों की नींदें हराम कर दी। ये लोग हर किस्म के जहाज़ों पर हमलावर होते। मालो असबाब के अलावा औरतें और बच्चे भी उठा कर ले जाते। सन 1714 के बाद स्पेन और दूसरे कई ममालिक ने मिलकर बहरी कज़ाकों को ज़ेर करने की ज़बरदस्त मुहिम शुरू की। बहरी कज़ाकों के बड़े बड़े सरदार मारे गए और बचे खुचे लोग गुलाम बना लिए गए। यूं बहरी कज़ाक सफ़े हस्ती से मिट गए। मिनियार्ड एक जंजीर से बंधा हुआ एक झोंपड़ी में बैठा था और तारीख का एक तारीख गोशा अपनी आंखों से देख रहा था। उसने कुछ औराक और पलटे और उसे मालूम हुआ कि बहरी कज़ाकों को इस जजीरे का सुराग 2 जुलाई सन 1671 को मिला। उन्होंने इसे अपनी सकूनत के लिए निहायत मौजू पाया। कागजों में जजीरे का मुहल्ले बखूबी जाहिर किया गया था। मिनियार्ड ने इस नक्शे को देखते हुए अंदाज़ा लगाया कि जजीरा मगरबी और जनूबी कैकाउस के दरमियान कहीं वाक़ था। ये जगह तमाम फ़िज़ाई और बहरी रास्तों से अटकर थी। 300 साल से बहरी कज़ाक इस जजीरे पर निहायत खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। बैरूनी दुनिया से उनकी तरफ कोई नहीं आया, और अगर आया था तो जिंदा वापस नहीं गया। उसने सोचा अगर वो जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया तो हफ्त रोज़ा टूडे दुनिया में तहलका मचा देगा। उसने चंद वर्क और पलटे। एक जगह जजीरे के आइनो कवानीन बयान किए गए थे। हर शख्स वक्त के सरदार की अतात करेगा। नाफरमानी संगीन जुर्म होगी। जजीरे से भागने की कोशिश या भागने वालों की पर्दापोशी एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म होगा। इन बुनियादी कवानीन के अलावा भी कई ज़वाबित वज़ा किए गए थे। मिनियार्ड बड़ी दिलचस्पी से इस दस्तावेज़ का मुताला कर रहा था कि उसकी छठी हिस्स ने उसे अचानक किसी खतरे से खबरदार किया। उसने झोंपड़ी के दरवाजे में से झांका। वो वापस आ रही थी। उसने जल्दी जल्दी संदूक मुकर्रा जगह पर रखा और जंजीर पहनकर अपनी जगह बैठ गया। बैथ ने आकर जंजीर का ताला खोला और उसे खींचते हुए बाहर ले आई और कहा कि तुम ट्यूब बार्ब से मिलने जा रहे हो। ट्यूब बार्ब तुम्हारे बेटे का नया नाम है। वो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन सुनो, अब वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा, और ये भी याद रखो कि यहाँ कमसिन बच्चों को खास इज्जत दी जाती है। उसके सामने नजरें झुकाए रहना। मिनियार्ड की आंखों में पिदराना मोहब्बत की चमक नजर आने लगी। वो उसे लेकर चल दी। जगह जगह थोड़ी सी जमीन को झाड़ियों और सब्जे से साफ कर दिया गया था। इन खाली जगहों पर झोंपड़ियां नजर आ रही थीं। रास्ते में उन्हें 2 आदमी मिले। दोनों जवान थे। जजीरे के दूसरे वासियों की तरह उन्होंने भी बेढंगा सा लिबास पहन रखा था। वो बेथ को देखते ही खड़े हो गए और फिर किसी बात पर कहकहा मारकर हंस दिए। बेथ ने उन्हें देखकर जमीन पर थूक दिया। फिर उसने मिनियार्ड की जंजीर को झटका दिया और उसे लेकर आगे बढ़ती चली गई। थोड़ा आगे चलकर तकरीबन 15 झोंपड़ियां एक दायरे की शक्ल में नजर आ रही थीं। वो बातें करते हुए एक फरलांग तक चलते रहे। अब वो साहिल पर पहुंच गए थे। लुटी हुई कश्तियों की एक लंबी कतार किनारे पर नजर आ रही थी। मिनियार्ड ने देखा दूर एक लंबा सा शख्स उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा है। उसके दाएं बाएं 2 लड़के दिखाई दिए। बेथ और मिनियार्ड उनके करीब पहुंचे। तब लंबे शख्स ने घूमकर देखा। वह सरदार नाव था। उसके हमरा जोस्टाइन
और एक दूसरा लड़का था। ये वही था जिसने कश्ती में मिनियार्ड के सर पर कुल्हाड़ा मारा। उसका नाम मैनुअल था। पहले तो मिनियार्ड ने जोस्टाइन को पहचाना ही नहीं। उसके सर पर पटका बांध रखा था और उसका लिबास भी बेढंगा सा था। उसके कंधे से पिस्तौल लटक रहा था। मिनियार्ड का दिल चाहा कि वो दौड़कर उससे लिपट जाए, लेकिन उसके गले में जंजीर थी। बेथ ने उसकी जंजीर खींचकर उसे घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर दिया। नाओ ने चंद मिनट के लिए दोनों बाप बेटे को अलहदगी में गुफ्तगू करने की इजाजत दे दी। मिनियार्ड जोस्टाइन को लेकर एक झाड़ी के पीछे आ गया। वक्त बहुत कम था। उसने मुख्तसिर अल्फाज में जोस्टाइन को वो तमाम वाकयात बताए जो उसे पेश आए। फिर उसने जोस्टाइन से अब तक के हालात के बारे में पूछा। जोस्टाइन ने जो कुछ बताया उसका लुब्बे लुबाब ये था, ये लोग उसे एक जंगजू सिपाही बनाना चाहते हैं। उसको निशानाबाजी और लड़ाई भड़ाई की तरबियत दी जा रही है। इन लोगों के पास बंदूकें और शॉट गन्ने तो बेशुमार हैं, लेकिन गोलियां और कारतूस बहुत कम। डाक खजानी में भी ज्यादातर कुल्हाड़े, खंजर वगैरह इस्तेमाल होती हैं। इतने में नाव की आवाज आई। वो जोस्टाइन को बुला रहा था। मिनियार्ड ने उसको जल्द जल्द समझाया कि वो किसी किस्म का खतरा मोल ना ले और खामोशी से हालात के रुख पर चलता रहे। ये भी समझाया कि वो पिस्तौल की चंद गोलियां छुपाकर कहीं रख दे, हो सकता है किसी वक्त काम आए। उसने जोस्टाइन को तसल्ली दी कि वो जल्द ही यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। नाओ ने जोस्टाइन को एक और आवाज दी। वो दौड़ता हुआ उसके पास जा पहुंचा। वो तीनों एक जानिब चल दिए। मिनियार्ड दूर तक उनको जाता देखता रहा। फिर वो चौंक पड़ा। बेथ उसकी जंजीर खींचकर उसे उठने का कह रही थी। अगली रात का जिक्र है जब बेथ गहरी नींद सो गई और उसकी गहरी सांसों की आवाज मिनियार्ड के कानों तक पहुंचने लगी। तो उसने नंबर वाला ताला खोलकर खुद को जंजीर से आजाद किया और दबे पांव बाहर निकल आया। उसका रुख साहिल की तरफ था। वो कश्तियों की जानिब जा नहीं सकता था क्योंकि वहां हर वक्त मुहाफिज मौजूद रहते। उसका प्रोग्राम था कि किसी चीज के सहारे तैरता हुआ जजीरे से दूर निकल जाए। उसे उम्मीद थी कि मवाफिक लहरें मिल जाएंगी और सुबह होने तक वो खासी दूर निकल जाएगा। उसने जोस्टाइन को ढूंढने या उसे छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। इस बारे में उसने बहुत सोचा था। उसे यकीन था कि वो लोग उसके फरार के नतीजे में जोस्टाइन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अगर वो कल शाम तक बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गया तो परसों सूरज निकलने से पहले ये जजीरा शैतानी कुव्वतों से आजाद हो जाएगा। साहिल से कोई 10 गज के फासले पर हस्बे तवक्को से दरख्त का एक कटा हुआ छोटा सा तना मिल गया। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद वो तने को पानी में ले आया। उसने लकड़ी बगल में दबाई और आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर हटने लगा, लेकिन जल्द ही उसको एहसास हुआ कि उसकी टांगों के साथ कोई चीज लिपट रही है। उसने अपनी टांगें छुड़ाना चाही कि इतने में उसके हाथ किसी जिंदा चीज से टकराए। फिर उसे अपने बाजू पर ऐसी ही गिरफ्त महसूस हुई। उसने बाजू पानी से बाहर निकाला। ओ मेरे खुदा! उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऑक्टोपस की तर्ज का एक करी सूरत आबी जानवर उसके बाजू से लिपटा हुआ था। फिर उसे अपनी टांग में शदीद किस्म की टीस महसूस हुई। आबी जानवर ने उसकी पिंडली पर अपना डंक आजमाया था। उसके हलक से एक खौफनाक चीख निकली। साहिल पर खड़ा हुआ एक शख्स बुलंद आवाज में कहके लगा रहा था। थोड़ी देर बाद 3 आदमी उसे उठाए हुए बेथ की झोंपड़ी में दाखिल हुए। मिनियार्ड की टांग नीली हो रही थी और वो बुरी तरह तड़प रहा था। दूसरी तरफ मिनियार्ड और जोस्टाइन को ढूंढने की कोशिशें जारी थीं। इस ज़मन में डायना बहुत फाल किरदार अदा कर रही थी। सुबह से शाम तक वो बेहद मसरूफ रहती। इस वक्त वो एडिटर हिलर को मजबूर कर रही थी कि वो दफ्तर के खर्च पर एक तैयारा किराए पर हासिल करे और मुख्तलिफ जज़ायर के ऊपर परवाज करके मिनियार्ड को ढूंढने की कोशिश की जाए। वो इस तरह हिलर के पीछे पड़ गई थी कि उसे अपनी जान छुड़ाना मुश्किल नजर आ रही थी। मिनियार्ड की बीवी भी उसे ढूंढने की तगदो कर रही थी, लेकिन उसका अंदाज दूसरा था। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मिनियार्ड उसके बच्चे को अगवा करके ले गया है। जजीरे की मुआशी हालत खराब थी। नाव और सरकर्दा अफराद का एक गिरोह सुबह सवेरे शिकार की तलाश में निकल जाता और शाम को अमूमन खाली हाथ वापस आ जाता। 1-2 बार उन्होंने मायूसी की हालत में किसी करीबी जजीरे के माही गिरों पर भी हमला किया, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। मिनियार्ड की टांग अब ठीक हो गई थी। बेथ ने बताया था कि जजीरे के इर्द गिर्द ऑक्टोपस के हम नस्ल आबी जानवरों की बहुतात है। यही वजह है कि कश्ती के बगैर कोई समुद्र में उतरने की जुर्रत नहीं कर सकता। बेथ अपने बच्चे के बारे में बहुत मोहतात थी और हर वक्त मिनियार्ड से इस बारे में सवालात करती रहती। मिनियार्ड ने अंदाज़ा लगा लिया था कि बेथ ज़रूर किसी आला ख़ानदान की फ़र्द रही है और उसे बचपन में अगवा कर लिया होगा और अब अपने माजी से वह बिल्कुल लाइलम थी। लेकिन उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून उसे मुहज़्ज़ब और शरीफाना ज़िंदगी गुजारने पर उकसा रहा था। मिनियार्ड ने एक दफ़ा उसे एतमाद में लेकर फ़रार होने की बात छेड़ी। वो मुश्तिल हो गई। मिनियार्ड ने महसूस किया कि बैरूनी दुनिया के बारे में एक अनजाना सा खौफ उसके जहन पर छाया हुआ है। शब व रोज़ बेजारकुन कैफियत में गुजर रहे थे। फारिग वक्त में मिनियार्ड फरार के मंसूबे बनाता रहा। इस बार वो बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहता था। मिनियार्ड की बेहद मिन्नत समाजत के बाद बेथ ने 1-2 बार उसे जोस्टाइन की शक्ल दिखाई और वो भी दूर से।
हर रोज शाम के वक्त बेथ उसे साहिल पर ले जाती, उसे नहलाती, खाना खिलाती और 1-2 घंटे के लिए चहलकदमी कराती। एक शाम मिनियार्ड ने नाव को तन्हा एक पत्थर पर बैठे देखा। वो अपने उन जवानों का इंतजार कर रहा था जो शिकार की तलाश में निकले हुए थे। बेथ उसकी जंजीर खींचती हुई नाव के करीब से गुजरने लगी तो मिनियार्ड रुक गया। नाव उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी जिंदगी के अब थोड़े दिन बाकी रह गई हैं मिनियार्ड, जी भरकर घूम फिर लो। मिनियार्ड ने उसकी धमकी नजरअंदाज करते हुए पूछा, नाव, जिन आदमियों का तुम इंतजार कर रहे हो, अगर वो वापस ना आए तो फिर? नाव मुस्कुराते हुए बोला, क्यों वापस नहीं आएंगे? इस जजीरे में तुम्हारी उम्र के चंद ही बेवकूफ़ होंगे जो यहाँ से फरार होना चाहते हों, लेकिन उनके लिए ये मुमकिन ही नहीं। आबादी का बड़ा हिस्सा अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। लोग जानते हैं कि बाहर की दुनिया किस कदर वहशतनाक है। वो तुम्हारी दुनिया के बारे में सब कुछ जानती हैं। ये जजीरा उनके लिए गोशाए आफियत है। मिनियार्ड ने पूछा, तुम्हारे बाद कौन जानशीन होगा? नाव मुस्कुराया, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी मुख्तसर है, इसलिए तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। मेरे बाद मेरा बेटा जानशीन होगा। वो मेरा हकीकी बेटा नहीं होगा। हकीकी बेटा 10 बरस की उम्र में एक लड़ाई में मारा गया था। अब मेरे बेटे का किरदार तुम्हारा बेटा जोस्टाइन अदा करेगा। वो एक आंख मीच कर बोला, मैं जोस्टाइन को ले पालक बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। एक सुबह मिनियार्ड अजीब किस्म का शोर सुनकर जाग उठा। कोई शख्स बड़े तसलसल से नक्कारा पीट रहा था। जरा देर बाद बेथ की आंख भी खुल गई। उसने नक्कारे की आवाज़ सुनकर मिनियार्ड को अपने साथ लिया और भागती हुई झोंपड़ी से बाहर निकल आई। वो पुरजोश अंदाज में बोली, कोई बड़ा शिकार घेरे में आया है। कुछ ही देर में वो एक खुली जगह पहुंच गए। सरदार, नाव और सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा एक ऊंचे मुकाम पर बैठे थे। उनके चारों तरफ लोग एक घेरे की सूरत में जमा हो रहे थे। अचानक नाव ने हाथ का इशारा किया और नक्कारा खामोश हो गया। वो तकरीर करने के अंदाज में बोला, बड़ी मुद्दत बाद हमारे बाहिम्मत जवानों को बहुत अच्छा शिकार मिला है। एक छोटा जहाज मगरिब की तरफ से सफ़र करता हुआ हमारे इलाके में दाखिल हुआ है। उस पर लदे हुए सामान के बारे में फ़िलहाल हम कुछ नहीं जानते। इत्तला के मुताबिक उस पर 2 दर्जन अफराद मौजूद हैं। ख्याल है कि वो सब के सब मुसल्लह हैं। कोई इस मुहिम पर जाने से खौफज़दा है तो अभी बता दे। सब लोगों ने बुलंद आवाज़ में कहा, नहीं। उनके दरमियान एक बहुत बड़े बर्तन में कोई नशावर मशरूब था। छोटे बड़े सब प्याले भर भर कर पी रहे थे और कहकहे लगा रहे थे। नाव ने फिर कहा, कानून के मुताबिक जो शख्स लड़ाई में पीछे रहेगा उसे उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर वो सफ़ेद बालों वाले की तरफ देखने लगा। सफ़ेद बालों वाला अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सब उसे हिज ऑनर कहकर बुलाते थे। हिज ऑनर का लफ्ज़ मजहबी पेशवा के मायनों में इस्तेमाल किया जाता। उसके खड़े होते ही तमाम मर्दो जन ने अपने सर ज़मीन की तरफ झुका दिए। वो दवाई अंदाज में बोला, ऐ मेरे आका, आज के दिन हमारी मदद कर, हमारी कश्तियों को अपनी हिफाजत में रख। तमाम लोगों ने हम आहंग होकर आमीन कहा। फिर वो सब मशरूब पर टूट पड़े और प्याले भर भर कर पीने लगे। बेथ के मजबूर करने पर मिनियार्ड ने भी एक प्याले से चंद घोंट लिए। उसके सीने में आग सी भड़क उठी। अचानक उसकी नज़र जोस्टाइन पर जा पड़ी। वो अपने साथी लड़के के साथ मशरूब पीने में मसरूफ था। मिनियार्ड कितनी ही देर उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन जोस्टाइन उसकी तरफ मुतवज्जा न हुआ। मिनियार्ड ये सोचकर सख्त परेशान हो रहा था कि नाव जोस्टाइन को भी इस हमले में अपने हमरा ले जाएगा। थोड़ी देर बाद समुद्री कज़ाकों का ये काफिला 6 कश्तियों पर सवार होकर रवाना हो गया। हर कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। नाव दोनों लड़कों जोस्टाइन और मैनुअल के साथ एक अलहदा कश्ती में सवार था। उसके कहने पर बेथ भी मिनियार्ड को लेकर साथ चल दी। वो दोनों एक अलग कश्ती में सवार थे। तमाम अफराद असले से लैस थे। धूप बड़ी तेज थी। नाव की कश्ती सबसे आगे थी। तकरीबन 1.5 घंटे तक सफ़र करने के बाद उन्हें जहाज़ नजर आया, जो बड़ा ही खूबसूरत था। उसके बादबान खुले हुए थे और आने वाले लम्हों से बेखबर वो बड़ी रवानी के साथ आगे बढ़ रहा था। कश्तियों पर मौजूद तमाम अफराद हमले के लिए तैयार हो रहे थे। दूसरे नंबर पर जाने वाली कश्ती पर एक लंबा तड़ंगा हबशी कुमंद के रस्से दुरुस्त कर रहा था। बदकिस्मत जहाज अब बहुत नज़दीक पहुंच चुका था। उसकी लंबाई कम से कम 100 फुट थी। बड़े बड़े सुर्ख हरफों में ब्रिगेडियर लिखा हुआ था। कश्तियां एक नीम दायरे की शक्ल में जहाज को सामने से घेर रही थीं। कज़ाकों के चेहरे चमक रहे थे और नशे में डूबी हुई आंखें निहायत खौफनाक हो गई थीं। जहाज ने कश्तियों को सामने से हटाने के लिए 2-3 बार जोर से हॉर्न बजाया। उसी लम्हे बैक वक्त 2 कुमंदें फिजा में बुलंद हुई, जिनमें से एक जहाज के साथ उलझने में कामयाब हो गई, लेकिन वो कुमंद भी जहाज की चिकनी दीवार से फिसल गई और उसके जरिए ऊपर चढ़ने वाला शख्स पुरशोर आवाज से समुद्र में गिर पड़ा। जहाज अब तेज रफ्तारी से कश्तियों के घेरे में से निकल रहा था। कंट्रोल रूम में जहाज के स्टीयरिंग व्हील के सामने खड़ा हुआ आदमी साफ नजर आ रहा था और नाव अपनी कश्ती के अगले सिरे पर से दूरमार राइफल से उसका निशाना ले रहा था। उसने अपनी सांस रोक रखी थी और उसकी पूरी तवज्जो निशाने पर मरकूज थी। जहाज की वजह से पानी में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हुई थीं
और कश्ती बराबर ऊपर नीचे हचकोले खा रही थी। नाव ने फायर कर दिया, गोली निशाने पर लगी। कंट्रोल रूम में नजर आने वाला आदमी उलटकर पीछे को गिरा। स्टीयरिंग व्हील आजाद होकर तेजी से दाएं जानिब घूमने लगा। हबशी ने अपनी कश्ती में से एक चप्पू निकाला और उसके साथ ही कश्ती को खींचते हुए जहाज के करीब ले गई। उसने चप्पू बड़ी महारत से नेजे के अंदाज में फेंका। वो सीधा जहाज की मशीनी चरखी में घुस गया। कड़कड़ाहट की जोरदार आवाज आई और चरखी साकित हो गई। चंद ही लम्हों में जहाज की रफ्तार सिफर हो गई और वो पानी पर हचकोले खाने लगा। कुमंदे एक बार फिर फिजा में बुलंद हुई। कज़ाक चीखते चिल्लाते जहाज पर चढ़ने लगे। चंद लम्हे बाद लोगों के चीखने की आवाजें आईं। फिर एक दो फायर हुए। मिनियार्ड साकित व जामिद अपनी कश्ती पर बैठा था। बैथ उसे भरा हुआ रिवॉल्वर देते हुए बोली, उठो और दूसरे लोगों के साथ शरीक हो जाओ, वरना नाव तुम्हें इसी जगह गोली मार देगा। फिर वो खुद भी कुमंद के साथ लटक कर तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। मिनियार्ड ने गले की जंजीर गर्दन के गिर्द लपेटी और बैथ के पीछे चल दिया। एक चाकू किसी जानिब से हवा में उड़ता हुआ आया। मिनियार्ड ने जल्दी से सर नीचे कर लिया। चाकू छपाके से पानी में गायब हो गया। जहाज के अरशे पर दो लाशें नजर आ रही थीं। एक और मुसाफिर शदीद जख्मी हालत में जंगले के करीब पड़ा था। अचानक मिनियार्ड ने बाएं तरफ देखा। नाव दोनों लड़कों जोस्टाइन और मैनुअल को सहारा देकर अरशे के ऊपर चढ़ा रहा था। मैनुअल के हाथ में कोई 9 इंच लंबा तार नजर आ रहा था। इस तार के दोनों सिरों पर लकड़ी के 2 छोटे छोटे डंडे बंधे हुए थे। मिनियार्ड के देखते ही देखते मैनुअल तेजी के साथ जहाज की अंदरूनी जानिब भागा। 25-26 साल की एक खौफजदा औरत दरवाजे से बाहर निकल रही थी। मैनुअल ने छलांग लगाई और औरत को जा लिया। उसने हाथ में पकड़े हुए तार को उसकी गर्दन के गिर्द एक बल दिया और जोर लगाने लगा। खौफजदा औरत बिल्कुल मुजाहमत न कर सकी और चंद ही लम्हे में तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। मिनियार्ड ने नाव की तरफ देखा। वो जोस्टाइन को उंगली के इशारे से कुछ दिखा रहा था। एक 30-32 साल लंबे बालों वाला शख्स खौफजदगी के आलम में बादबान के रस्से के सहारे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। नाव के कहने पर जोस्टाइन ने अपना पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया। वो उस शख्स का निशाना ले रहा था। ठीक निशाने के लिए नाव ने भी एक हाथ से पिस्तौल को सहारा दे रखा था। हवा में लटकता हुआ शख्स बड़ी बेबसी से उनकी तरफ देख रहा था। नाव की आवाज आई, दबाओ ट्रैगर, आहिस्ता आहिस्ता दबाओ। फायर हुआ और वो शख्स कलाबाजी खाकर जहाज के ज़ेरी अरशे पर जा गिरा। मिनियार्ड ने देखा जोस्टाइन के चेहरे पर अजीब तरह की खुशी फैल गई है। इतनी देर में जहाज के अंदरूनी कैबिनों से लड़ाई की आवाजें आने लगीं। नाव जोस्टाइन को अकेला छोड़कर उस तरफ बढ़ गया। मिनियार्ड भागता हुआ जोस्टाइन के पास पहुंचा। जोस्टाइन, वो चीखा, लेकिन जोस्टाइन उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। इतने में बगली दरवाजा खुला और एक शख्स M16 की राइफल लिए खड़ा नजर आया। राइफल का रुख जोस्टाइन की तरफ था। मिनियार्ड के जिस्म में बिजलियां सी कौंधी। वो तेजी से झपटा और उसने कैबिन का दरवाजा पूरी ताकत से बंद कर दिया। हमलावर का बंदूक वाला बाजू दरवाजे के अंदर आ गया। 2-3 गोलियां छत को फाड़ती हुई निकल गईं और बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर मिनियार्ड उसकी छाती पर सवार हो गया और अपनी जंजीर से उसकी गर्दन दबा दी। फिर वो सांसें दुरुस्त करता हुआ उठा और जोस्टाइन से मुखातिब हुआ, बस बेटे, बहुत हो चुका, अब यह पिस्तौल मुझे दे दो। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब जोस्टाइन अपनी जगह से टस से मस न हुआ। मिनियार्ड देख रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पिस्तौल का रुख उसके सर की तरफ कर रहा है। एक लम्हे के लिए उसने सोचा शायद जोस्टाइन मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब तरह की संजीदगी थी। तब एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। मिनियार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। गोली उसके कंधे के ऊपर से गुजर गई थी। जोस्टाइन बुलंद आवाज में हंस रहा था और तब मिनियार्ड ने महसूस किया कि वो नशे में मदहोश है। जोस्टाइन, तुम्हें क्या हो गया है? मिनियार्ड चीखा। जोस्टाइन ने इत्मीनान से जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका नाम जोस्टाइन नहीं, ट्यूबार्ब है। मिनियार्ड ने उसे उसके नए नाम से पुकारते हुए याद दिलाया कि वो उसका बाप है। जोस्टाइन ने बेपरवाही से कहा कि उसका बाप मर चुका है। मिनियार्ड ने बड़े कर्ब से कहा कि मरा तो नहीं, लेकिन शायद अब मर जाए। इतने में उसे किसी ने आवाज़ दी और वह भागता हुआ बाहर निकल गया। मिनियार्ड ने महसूस किया कि जहाज पर लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ नाव के आदमियों की फातिहाना आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अचानक इन आवाज़ों के दरमियान मिनियार्ड को एक और आवाज़ सुनाई दी। यह हवाई जहाज़ की आवाज़ थी। वो जल्दी से अर्शे पर आया। सूरज की तरफ हाथ की ओट करके उसने आसमान की तरफ देखा। एक छोटा सा जहाज़ उनकी तरफ आ रहा था। मिनियार्ड ने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा। वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था जिसे इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। शीशा या कोई चमकदार सिक्का। एक मुर्दा शख्स की कलाई पर खूबसूरत घड़ी बंधी हुई थी। मिनियार्ड ने जल्दी से घड़ी उतारी और उसे सूरज के सामने एक खास जाविये पर रखकर हरकत देने लगा। डायना की कोशिशों से तैयारे का इंतजाम हो गया और इस वक्त मिनियार्ड की साबका बीवी डिसीवन एक पायलट के साथ तैयारे में मौजूद थी। दोनों तकरीबन 5 घंटे से मुख्तलिफ जज़ायर के ऊपर परवाज कर रहे थे। लर्क्स और केकाउस ग्रुप के जजीरे पर उन्होंने खास तौर पर तवज्जो दी। डिसीवन के चेहरे पर झिल्लाहट के आसार हवीदा थे। वो इस किस्म की कोशिशों के बारे में ज़्यादा पुरुमीद नहीं थी
और वापस चलने की सोच रही थी। अचानक दूर नीचे उसे कोई चीज चमकती हुई नजर आई। उसने गौर से देखा, ये एक छोटा सा बहरी जहाज था। यूं लग रहा था जैसे वहां से कोई शख्स सिग्नल देने की कोशिश कर रहा हो। उसने पायलट को उधर चलने के लिए कहा। तैयारे ने अपना रुख थोड़ा सा तब्दील किया और बहरी जहाज की तरफ परवाज करने लगा। दूसरी तरफ मिनियार्ड अर्शे पर खड़ा बराबर घड़ी को हरकत दे रहा था। अचानक उसके पीछे दरवाजा जोर से खुला। उसे एक धक्का लगा और वो लुढ़कता हुआ फर्श पर जा गिरा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे जिंदगी की आखिरी घड़ी आन पहुंची। लेकिन उसे कुछ इत्मीनान हुआ कि आने वाले ने उसे सिग्नल देते हुए नहीं देखा था। वह सिर्फ दरवाजे का पट लगने से गिरा था। आने वाला नाव का आदमी था। उसके पीछे एक और लहीम शहीम शख्स चला रहा था। दोनों तैयारे की आमद से आगाह हो चुके थे। उन्होंने बड़ी फुर्ती से अर्शे पर पड़ी हुई 2 लाशें खींचकर छत के नीचे कर दी। फिर बहरी जहाज के ड्राइवर की लाश सीधी की और उसके सर पर धूप से बचाव करने वाली छतरी तान दी। लहीम शहीम शख्स ने मिनियार्ड की जंजीर उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दी। फिर वो उसके गले में बाजू डालकर बड़े दोस्ताना अंदाज में जंगले के करीब बैठ गया। अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं गर्दन तोड़ दूंगा, वो धमकी देते हुए बोला। एल्टीमीटर के मुताबिक तैयारे की बुलंदी 100 फुट थी और वो मजीद नीचे आ रहा था। पायलट ने रिसीवर से पूछा, इतना ठीक है या और नीचे ले जाऊं? रिसीवर ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। वो बड़े गौर से जहाज के अर्शे को देख रही थी। एक शख्स अर्शे पर किसी चीज से टेक लगाए सो रहा था। 2 और आदमी करीब करीब बैठे थे। एक ने दूसरे के गले में बाहें डाल रखी थी। लगता था वो नशे में मदहोश एक दूसरे पर गिर पड़े हों। तैयारा बहरी जहाज के ऊपर से गुजर चुका था। जहाज के अमले में से सिर्फ 5 अफराद बचे थे और वो 5 जवान थे, 4 मर्द और 1 औरत। वो जहाज के अर्शे पर कितार में खड़े थे। जहाज का सामान कश्तियों पर लादा जा रहा था। बेथ इस काम की निगरानी कर रही थी। वो बड़ी एहतियात से एक एक चीज देखकर लदवा रही थी। सामान में खाने पीने की अशिया, कपड़े, असला और कुछ फ्लैश लाइट से शामिल थीं। हर किस्म की मशीनरी, बिजली से चलने वाली चीजें और अद्वियात जहाज ही में छोड़ दी गई थीं। हबशी के चेहरे पर एक गहरा जख्म नजर आ रहा था। एक शख्स आगे बढ़ा और उसने नाव से पूछा, हम लोग कहाँ हैं और तुम कौन हो? नाव ने जवाब दिया, हमें सिर्फ तुम्हारे सामान से गर्ज है, उसके बाद हम तुम्हें रवाना कर देंगे। मिनियार्ड ने देखा कि चारों अफराद ने एक दूसरे पर निगाह डाली तो उनकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। उसे उनकी हमाकत पर गुस्सा आया। वो अपने चारों तरफ बिखरी हुई लाशें देख रहे थे और फिर भी समझते थे कि बचकर निकल जाएंगे। सफेद बालों वाला आदमी आगे बढ़ा। तुम लोगों का सामान कहाँ है? उसने ठहरे हुए लहजे में पूछा। उसमें से एक शख्स ने, जो लीडर मालूम होता था, आगे बढ़कर कहा, कौन सा सामान दोस्त? सारा सामान तो तुम लूट चुके हो। नाव ने एक शख्स को इशारा किया। वो आगे बढ़ा। उसने जवाब देने वाली की कलाई मजबूती से पकड़कर बैरूनी दीवार के ऊपर रख दी। फिर उसका चाकू वाला हाथ बुलंद हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझता, उसकी उंगली हाथ से अलहदा हो चुकी थी। अंगूठे के साथ एक छोटा सा टुंड नजर आ रहा था जिसमें से तेजी के साथ खून उबल रहा था। जख्मी शख्स का चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो गया। कहाँ है तुम्हारा असल सामान? नाव धाड़ा। पांचों खामोश थे। नाव ने हबशी को इशारा किया। वो लड़की की तरफ बढ़ा। लड़की आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। वो बुरी तरह चीख रही थी। हबशी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। वो उल्टे पांव जंगले से जा टकराई। बताती हूँ, वो चीखी, नीचे तय खाने में है। उसने तय खाने का रास्ता बताया। किस किस्म का सामान है? नाव ने पूछा। कोकेन, हम उसे बेचने जा रहे थे। लड़की हकलाई। नाव ने मिनियार्ड की तरफ देखा। मिनियार्ड ने उसकी नजरों का सवाल समझते हुए कहा, कोकेन एक किस्म की नशावर दवा है। लोग इसे सुकून हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लड़की उन सब में समझदार नजर आई थी। उसने कहा, आप हमसे सौदा कर लें, यह कोकेन बेहद कीमती है। नाव लड़की की बात समझ ना सका। मिनियार्ड ने उसकी तर्जुमानी करते हुए कहा, वो कह रही है कि तय खाने में जो दवा है वो निहायत कीमती है। वो चाहती है उनके साथ सौदा कर लिया जाए। नाव ने एक कहका बुलंद किया। दूसरे लोगों ने भी उसका साथ दिया। वो बोला, ये हमारे कब्जे में है। इनके असले और जहाज पर भी हमारा कब्जा है। सौदा किस बात का? इतने में 3 अफराद कोकेन से भरे हुए थैले उठाए अर्शे पर पहुंच गए। नाव ने एक थैला फाड़ डाला। फिर सफेद रंग का सफूफ चखा। मिनियार्ड ने बताया, इसे सूंघते हैं। उसने एक चुटकी सफूफ सूंघा। उसे कुछ महसूस ना हुआ तो वो बेजारी से बोला, फेंक दो इसको समुंदर में। उसके आदमी ने कोकेन के थैले समुंदर में फेंकने शुरू कर दिए। कैदियों में से एक चीखा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं। नाव के आदमी अपने काम में लग रहे। उन्होंने तमाम थैले समुंदर में फेंक दिए। नाव अब उन 5 की तरफ मुड़ा। दोस्तों, अब सफर के लिए तैयार हो जाओ। तुम एक जुराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक रखते हो। इसका हिसाब आगे जाकर होगा। हम तुम्हारे सफर को ज्यादा दुश्वार नहीं बनाएंगे। उसने हिज ऑनर को इशारा किया। वो अपने सफेद बालों का संवारता हुआ आगे बढ़ा। उसने एक तवील मजहबी दुआ पढ़नी शुरू की। नाव बेचैनी से अपनी जगह पहलू बदल रहा था। जब दुआ खत्म हुई तो उसने हबशी को इशारा किया। हबशी खौफनाक अंदाज में बाजू फैलाकर लड़की की तरफ बढ़ा।
उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थीं। पलक झपकते में उसने लड़की को दबोच लिया और हाथ में पकड़ा हुआ बारीक तार उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दिया और फिर एक ही झटके में लड़की की गर्दन की हड्डी तक कट गई। नाव ने फिर जोस्टाइन को इशारा किया। वो अपना पिस्तौल निकाले पुरशोक अंदाज में आगे बढ़ा। उसने उंगली कटे हुए शख्स का निशाना लिया। वो अपने हाथ को थामे हुए सख्ते के आलम में खड़ा था। जोस्टाइन की गोली ने उसकी आंखों के दरमियान सुराख कर दिया। फिर नाव आगे बढ़ा। उसका वजनी कुल्हाड़ा 3 बार धूप में चमका और तीनों अफराद ढेर हो गए। नाव ने आसमान की तरफ देखा। हवाई जहाज का दूर दूर तक नामो निशान न था। उसने मैनुअल से कहा, जोस्टाइन को साथ ले लो और जहाज को डुबो दो। मैनुअल ने बड़ी फर्मा बरदारी से सर झुकाया और जोस्टाइन को पीछे आने का इशारा करते हुए नीचे उतर गया। अब वो सब के सब अपनी कश्तियों पर आ चुके थे और जहाज से थोड़े फासले पर खड़े लड़कों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। जहाज पानी पर बिल्कुल हमवार खड़ा था। तब मिनियार्ड ने महसूस किया कि उसके सामने वाला हिस्सा धीरे धीरे पानी में गायब होने लगा है। दोनों लड़के जहाज के अरशे पर नजर आए। फिर वो रस्सी की सीढ़ी के जरिए जल्दी जल्दी उतरे और नाव की कश्ती में सवार हो गए। अब जहाज का पिछला हिस्सा भी पानी में डूबने लगा। जल्द ही वो तेजी से नीचे जाने लगा। 10 मिनट बाद पूरा जहाज एक तवील गूंज के साथ सतह आब के नीचे चला गया। अब वहां पानी के बुलबुलों के सिवा कुछ ना था। शाम को वो सामान से लदी हुई कश्तियां लेकर जजीरे के साहिल पर उतरे। मिनियार्ड और बेथ की कश्ती भी किनारे पर लगी। साथ ही एक और कश्ती खड़ी थी जो पहले यहां मौजूद नहीं थी। कुछ दूर एक शख्स लिनन का सूट पहने खड़ा था। उसने अपनी पतलून के पाइंचे चढ़ा रखे थे। अंधेरे की वजह से मिनियार्ड उसे पहचान ही ना सका। वो विंडसर था, वही विंडसर जिसकी कश्ती पर सवार वो मछलियां पकड़ने निकले थे और इस मनहूस जजीरे पर पहुंच गए थे। विंडसर लंबे लंबे डग भरता नाव की झोंपड़ी में दाखिल हुआ। नाव ने उठकर गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल किया। क्या लाए हो इस बार? नाव ने पूछा। 2 किलो पाउडर और तुम्हारे जिस्मों को साफ करने वाली दवाई। बहुत खूब, नाव ने कहा। शराब की कमी तो आज हमने पूरी कर ली, बाकी चीजें तुम ले आए हो। नाव उसे आज के डाके की तफसील बताने लगा। अचानक विंडसर की नजर जोस्टाइन पर जा पड़ी और उसे फौरन पहचान गया। उसने जोस्टाइन को अपने पास बुलाया और उसका हाल पूछा। फिर उसकी निगाह मिनियार्ड की तरफ चली गई। वो बेथ के हमरा कश्ती से उतरकर जजीरे की तरफ आ रहा था। विंडसर उसके पास आया और मिनियार्ड उसे देखकर शशतर रह गया। विंडसर ने हैरानी से पूछा, तुम अभी तक जिंदा हो? ये कैसे मुमकिन हुआ? तुम बार बार के मना करने के बावजूद इधर आ निकले। अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए वो नाव की झोंपड़ी की तरफ वापस चला गया। बेथ ने उसकी जंजीर खोली और वो आगे चल दिए। आहिस्ता आहिस्ता जजीरे की फिजा पर कैफ और सुरूर तारी हो रहा था। बेथ उसे झोंपड़ी में ले आई। थोड़ी देर बाद उनके हिस्से का माल भी वहां पहुंच गया। बेथ को जजीरे के कानून के मुताबिक खास अहमियत हासिल थी। लूटमार के माल में उसका हिस्सा भी आम शरह से ज्यादा था। उनकी झोंपड़ी खुराक, लिबास और शराब से भर गई। बेथ का मूड बड़ा खुशगवार था। वो दोनों सैर के लिए साहिल की तरफ चल दिए। पूरा जजीरा दादे ऐश दे रहा था। वापसी पर उन्हें नाव अपनी झोंपड़ी के सामने बैठा दिखाई दिया। लोग उसके साथ एक खास मशरूब पी रहे थे। करीब से एक नुस्वानी चीख सुनाई दी। कोई औरत दर्द से बेताब होकर चीखी थी। नाव फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने 2 आदमी को इशारा किया और वो उस झोंपड़ी की तरफ बढ़े जहां से आवाज आई थी। थोड़ी देर बाद वो लंबे तिरंगे वैशी को लेकर बाहर आ गए। नाव ने सख्त लहजे में कहा, जैकी, तुम्हें मालूम है हमारे कानून के मुताबिक औरत पर तशद्दुद करना जुर्म है। वह बहाने बनाता रहा। इतने में औरत नाव के सामने आ खड़ी हुई और उसने कहा, उल्लू नाइज, ये गलत कह रहा है। बात दरअसल यह है कि इसने मुझे सोने का हार देने का वादा कर रखा है और इसे टालता रहता है। आज मैंने इसरार किया तो वो मुझे मारने पर उतर आया। हार के जिक्र पर नाव चौंक उठा। जैकी, जहां तक मुझे इल्म है तुम्हारे पास कभी सोने का हार नहीं था। कहाँ है वो हार? जैकी के चेहरे पर सरासीमगी फैलने लगी। नाव के हाथ में अब पिस्तौल नजर आ रहा था। उसका रुख जैकी की पेशानी की तरफ था। मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो हार? जैकी खामोश खड़ा रहा। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। उसकी टांगें लरज रही थीं। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता जेब की तरफ गया। नाव ने हिज ऑनर को इशारा किया। वो आगे बढ़ा और उसने हबशी की जेब से हार निकाल लिया। नाव ने उसका मुआयना करते हुए कहा, तुम मेरे बचपन के साथी हो जैकी, लेकिन तुम्हें खूब मालूम है कि चोरी की सजा क्या है। उसका पिस्तौल वाला हाथ सीधा हुआ, हल्का सा धमाका हुआ और जैकी की दोनों आंखों के दरमियान सुराख हो गया। वह मुर्दा छिपकली की तरह जमीन पर जा गिरा। 2 आदमी आगे बढ़े और उसकी लाश को घसीटते हुए एक तरफ ले गए। धमाके की आवाज सुनकर डॉक्टर विंडसर झोंपड़ी से बाहर निकल आया। नाव ने उसको सारी बात बता दी। शराब का दौर फिर चलने लगा और एक लड़के और औरत के दरमियान कुश्ती का सिलसिला चल निकला। मिनियार्ड विंडसर के करीब बैठा था। उसने दबी आवाज में पूछा कि इन लोगों से उसका राब्ता कैसे हुआ। विंडसर ने लड़ाई देखते देखते कहा, यह आज से 30 बरस पहले की बात है। सफर में मेरी कश्ती खराब हो गई और मुझे तैरकर इस जजीरे पर आना पड़ा। जजीरे पर उतरने के बावजूद मैं इनके हाथ नहीं आया। मैंने बहुत जल्द अंदाजा लगा लिया कि ये लोग अजनबियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। कोई 15 रोज इस जजीरे में छुपा रहा।
پھر ایک روز میں نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس کی لاش کے سہارے تیرتا ہوا ساحل سے دور نکل گیا۔ راستے میں لاش ایک شارک ہڑپ کر گئی اور میں بغیر سہارے کے تیرتا رہا۔ پھر اس سے پہلے کہ میری ہمت جواب دے جاتی، ایک کشتی نے مجھے دیکھ لیا۔ یوں میں واپس اپنے شہر چلا گیا، لیکن میں نے کسی کو ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ مجھے ان کا رہن سہن پسند آیا، ان کا معاشرہ میرے خوابوں کی تعبیر تھا۔ میں تفریح کے لیے آنے والوں کی کشتیاں فراہم کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں خود بھی سمندر میں بہت آگے نکل آتا۔ میں جزیرے کی طرف سفر کرنے والی لہروں کے دوش پر کچھ تحائف روانہ کرتا رہتا۔ ان میں الکوہل، کھانے کی اشیاء اور بعض اوقات زیورات بھی ہوتے۔ مجھے معلوم تھا کہ ان میں سے بہت سی چیزیں جزیرے کے ساحل پر پہنچ جاتی ہیں۔ ان تحائف کے ساتھ میں پیغامات بھی روانہ کرتا رہتا۔ ان پیغامات کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں دوستی کا خواہاں ہوں۔ آخر کار میری ان کوششوں کا نتیجہ برآمد ہوا اور اولونائز نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ کھلے سمندر میں ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے اولونائز کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جو اس نے قبول کر لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اولونائز اور اس کے مشیر یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے زیادہ دیر مجھے نظر انداز کیا تو میں مایوس ہو کر ان کا راز فاش کر دوں گا۔ مینیارڈ غور سے اس کی کہانی سن رہا تھا اور اس کی توجہ سامنے ہونے والی لڑائی کی طرف مرکوز ہو گئی۔ عورت اور لڑکا لڑ لڑ کر بے حال ہو چکے تھے۔ دونوں کے لباس تار تار تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل رہا تھا۔ پھر اچانک عورت نے ایک داؤ لگایا اور لڑکے کو نیچے گرا دیا اور اپنے دانت پوری قوت سے اس کے نرخرے میں گاڑ دیے۔ لڑکے کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ مینیارڈ نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولیں تو عورت فاتحانہ انداز میں میدان کا چکر لگا رہی تھی اور دو آدمی 13 سالہ لڑکے کی لاش گھسیٹ کر باہر لے جا رہے تھے۔ تالیوں کی گونج میں ناؤ نے اعلان کیا کہ بیتھ ایک اہم انکشاف کرنے والی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے بولی، ساتھیو، میں مینیارڈ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ محفل کے شرکا نے بے پناہ خوشی اور جوش کا اظہار کیا۔ ہز آنر کہہ رہا تھا، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ صبح 5:02 پر تمہیں اگلے سفر پر روانہ کر دیا جائے گا۔ مینیارڈ اگلے سفر کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا۔ اس کے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے چور نظروں سے بیتھ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے حال میں مگن تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی مینیارڈ کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ دھیرے دھیرے سب سو گئے اور ناؤ بھی اپنی جگہ ٹیک لگا کر خراٹے لینے لگا۔ اب کچھ کرنے کا وقت تھا، شاید یہ آخری موقع تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ کسی شخص کی پتلون لٹک رہی تھی۔ اس کی پیٹی میں ابھی تک خنجر اڑسا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکال کر ہاتھ میں لیا اور جوسٹائن کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا دوسرا لڑکا مینول بھی اس کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کو تیار تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ مینول کو بے ہوش یا ہلاک کر سکتا تھا۔ اس نے جھونپڑی کے دروازے پر کان لگا دیے۔ دونوں لڑکے سو رہے تھے۔ وہ پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ اس نے چاند کی مدھم روشنی میں جوسٹائن کو پہچان لیا اور آہستہ آہستہ اس کا بازو ہلایا تو وہ جاگ اٹھا۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ جوسٹائن بولا۔ مینیارڈ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، میں تمہارا ڈیڈی ہوں، آہستہ بولو ورنہ یہ لڑکا جاگ جائے گا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ جوسٹائن جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولنے لگا۔ اتنی دیر میں مینول بیدار ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی پوری طرح سویا ہی نہیں تھا۔ وہ ان کی تمام باتیں سنتا رہا تھا۔ مینیارڈ کو محسوس ہوا جیسے ابھی جوسٹائن مدد کے لیے چیخنے لگے گا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مینول اپنی جگہ سے اچھلا اور سیدھا جوسٹائن کے اوپر گر پڑا۔ اس نے دونوں کو اندھیرے میں گتھم گتھا ہوتے دیکھا۔ چند لمحے بعد مینول جوسٹائن کے اوپر سے اٹھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ شاید اس نے اس رسی سے جوسٹائن کی گردن دبا دی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا لڑکے؟ مینیارڈ نے حیرت سے کہا، کچھ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سو گیا ہے، ابھی ہوش میں آ جائے گا۔ تم اسے فوراً کندھے پر لا دو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اس نے مینیارڈ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ مینیارڈ جوسٹائن کو کندھے پر لادے اس کے پیچھے چل دیا۔ ایک مخصوص راستے پر چلتا ہوا وہ کھاڑی تک لے آیا۔ دائیں طرف درختوں کے درمیان ایک کشتی موجود تھی۔ مینیارڈ نے جوسٹائن کو کشتی میں لٹا دیا۔ پھر وہ لڑکا چپو لینے کے لیے قریبی جھونپڑی کی طرف دوڑا۔ اب پوری بات مینیارڈ کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ مینول دراصل جوسٹائن سے رقابت رکھتا تھا۔ جوسٹائن کی آمد سے قبل ناؤ کی نظر میں اس کی بہت اہمیت تھی جو اب کم ہو گئی تھی۔ کچھ دن پہلے ناؤ نے جوسٹائن کو منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا۔ اب یہ خیال کیا جانے لگا تھا کہ جوسٹائن ہی ناؤ کا جانشین بنے گا۔ مینول کے دل میں پیدا ہونے والی حسد کے اس جذبے نے مینیارڈ کی مشکل آسان کر دی۔ اب وہ باپ بیٹے کو فرار ہونے کا موقع دے رہا تھا۔ ایک طویل چیخ نے مینیارڈ کے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ جوسٹائن کشتی پر کھڑا ہے اور زور زور سے چیخ رہا ہے، خطرہ خطرہ۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھونپڑیوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ مینول چپو لے کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جب جوسٹائن کو چیختے ہوئے دیکھا تو چپو پھینک کر وہیں سے واپس چلا گیا۔ مینیارڈ کے لیے تنہا فرار ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے چپو لیا اور کشتی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ پوری قوت سے چپو چلاتا ہوا ساحل سے دور ہٹ رہا تھا۔
चांद की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी और वो तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने बादबान खोल दिए क्योंकि हवा मुवाफिक थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी खराबी का एहसास हुआ। कश्ती में तेजी से पानी दाखिल हो रहा था। कश्ती के कई तख्ते उखड़े हुए थे और दर्जों में गन्ने की राख भर दी गई थी। मैनुअल ने सारे पत्ते अपने हाथ में रखे थे। मिन्यार्ड ने एक सर्द आह भरी और कश्ती पर से पानी में छलांग लगा दी। अब वो तैरता हुआ जजीरे की तरफ जा रहा था। मिन्यार्ड की असिस्टेंट डायना अपनी कोशिशें जारी रखे हुए थी। वो पिछले दिनों वाशिंगटन गई और उसकी मुलाकात सेनेट के अहम रुकन से हुई, जो मिन्यार्ड की तहरीरों का जबरदस्त मदाह था। उसने डायना को अपने ताउन का पूरा यकीन दिला दिया। नतीजे में साहिली पुलिस हरकत में आ गई। एक फौजी बजरे में 10 मुहाफिजों का एक दस्ता फ्लोरियो की सरकर्दगी में रवाना हुआ। उनका रुख केकाउस जजायर की तरफ था। मिन्यार्ड जजीरे की खाड़ी में एक छोटे से गड्ढे के अंदर लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। उसने अपने ऊपर रेत और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। अब सिर्फ उसका सर नंगा था। धूप निकलने के साथ ही मच्छरों ने उस पर यलगार कर दी। उसने लेटे लेटे हाथ ऊपर उठाया। उसके सर पर बेरी की शाखें झुकी हुई थीं। उसने कुछ बेर तोड़े, हाथों में भींचकर उनकी लई सी बनाई और मुंह पर उसका लेप कर लिया। अब वो मच्छरों से बड़ी हद तक महफूज हो चुका था। थोड़ी देर बाद उसे बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। नाव अपने साथियों के साथ साहिल पर खड़ा था। मिन्यार्ड अपनी जगह पर बिल्कुल साकित हो गया। नाव का नायब कह रहा था, उलोनाइज, हमने उसका ताकुब करने का इरादा कर लिया था, लेकिन फिर देखते ही देखते कश्ती पानी में डूब गई। हम बड़ी देर यहाँ खड़े रहे, लेकिन कहीं उसके आसार दिखाई ना दिए। वैसे भी वो नशे में था। मेरा ख्याल है वो कश्ती के साथ ही डूब गया है। नाव ने उसे तलाश करने का हुक्म दिया। जोस्टाइन ने अपना पिस्तौल निकाल लिया। वो तलाश के सिलसिले में बड़ा पुरजोश नजर आ रहा था। देखते ही देखते तमाम लोग उन टीलों की तरफ चले गए जहां छोटे बच्चों के लिए झोंपड़ियां बनी हुई थीं। जब सब चले गए और खाड़ी खाली हो गई तो मिन्यार्ड ने अपने जिस्म पर से रेत हटाई और झाड़ियों में रुपोश हो गया। तमाम लोग एक तवील कितार में आगे बढ़ रहे थे। ये कितार जजीरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली गई थी। उनके हाथों में छोटी तलवारें और कुल्हाड़ियां थीं। नाव ऊंची आवाज में अहकाम दे रहा था। मिन्यार्ड उनके आगे आगे भाग रहा था और किसी गोशे आफियत की तलाश में नजरें दौड़ा रहा था, लेकिन जमीन उस पर तंग हो रही थी। उसने एक दो जगहें छुपने के लिए चुनी, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। अब वो साहिल के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। मिन्यार्ड के गिर्द घेरा तंग हो रहा था। उसने घास की एक नलकी नुमा डंडी तोड़ ली। आखिरी कदम के तौर पर उसने सोचा था कि पानी में छलांग लगा देगा और तह में छुपकर नलकी के जरिए सांस लेने की कोशिश करेगा। अब वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो पानी में छलांग लगाता, उसे हॉर्न सुनाई दिया। हॉर्न 2 बार वक्फे वक्फे से बजाया गया। मिन्यार्ड के चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ गई। ये किसी जहाज की आवाज थी, जिसे सुनते उसके ताकुब में आने वाले ठिठक कर ठहर गए। फिर चंद आवाजें आईं और सब लोग खाड़ी में पहुंच गए। मिन्यार्ड ने एक छोटे से टीले की ओर से जहाज को देखा। वो अंदाजन 3 मील के फासले पर था। फिर भी वो उसे पहचान गया। वो साली फोर्स का जहाज था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। वो अपनी जगह से उठा और चीखता चिल्लाता साहिल के साथ साथ दौड़ने लगा और घने दरख्तों में से होता हुआ खाड़ी की तरफ बढ़ता गया। अचानक उसे नागवार सी बू महसूस हुई। वो ठिठक कर उस जगह रुक गया। कच्चा गोश्त और मुर्दार मछलियां खाने की वजह से जजीरे के लोगों के जिस्म से नागवार सी बू उठती रहती थी। उसने उचक कर देखा। सिर्फ 3 गज के फासले पर नाव और विंडसर एक टीले पर बैठे थे। अगर मिन्यार्ड ने एक कदम भी और बढ़ाया होता तो दोनों उसे देख लेते। विंडसर नाव को समझा रहा था कि ये एक फौजी जहाज है। इस पर हमले का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स से बराह रास्त टक्कर। नाव उसके खदशात झुटला रहा था और दूरबीन के जरिए बड़ी ललचाई हुई नजरों से जहाज को तक रहा था। मिन्यार्ड ने उसी सिमत में देखा। धूप में जहाज की दीवार पर न्यू होप के अल्फाज चमक रहे थे। उसके रुख से अंदाजा होता था कि वो जजीरे से आध मील के फासले से निकल जाएगा। वो तकरीबन 20 नॉट की रफ्तार से अपने रास्ते पर गामजन था। मिन्यार्ड हरकत में आया। अब वो बड़ी एहतियात से भागता हुआ उस मैदान की तरफ जा रहा था जहां रात महफिल जमी थी। उसने वहां से रम की बोतलें और कुछ पुराने कपड़े जमा किए। मशरूब के बड़े बर्तन के नीचे अभी तक कोयले सुलग रहे थे। ऐन उस वक्त जब जहाज उसकी नजरों से ओझल होने वाला था, वो एक खौफनाक धमाका करने में कामयाब हो गया। फ्लोरियो जहाज के अर्शे पर खड़ा था। एक छोटी मोटर बोट पानी में हचकोले खा रही थी। लेफ्टिनेंट मोल्ड और पिंक्स मोटर बोट पर सवार हो चुके थे। फ्लोरियो ने कहा एक राइफलमैन को भी साथ ले लिया जाए। मोल्ड ने अपने हॉलिस्टर को थपथपाते हुए कहा, यह काफी है। वो एक वीरान और दूर दराज जजीरा था जहां से धमाके की आवाज आई थी। हो सकता है कुछ लोग जख्मी हो गए हों और उन्हें मदद की जरूरत हो। यही सोचकर फ्लोरियो ने यह मोटर बोट जजीरे की तरफ रवाना की थी। मोल्ड और पिंक्स खाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें वहां दूसरी कश्तियां भी नजर आईं। उन्होंने जोर जोर से आवाजें दी, कोई है, कोई है। जवाब में मुकम्मल खामोशी थी। एक जगह उन्हें वोडका की टूटी हुई बोतल नजर आई।
दोनों मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। छोटी सी खाली जगह पर एक औरत धोए हुए कपड़े टहनियों पर फैला रही थी। उसने एक निहायत कीमती रेशमी स्कर्ट पहन रखा था और चेहरे पर किसी स्याह रोगन का लेप कर रखा था। पिंक्स ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसकी आंखों में गुस्से और नफरत के आसार पाए जाते थे। क्या इस जजीरे पर और लोग भी हैं? मोल्ड ने पूछा। हाँ, औरत ने जवाब दिया। इर्द गिर्द की झाड़ियों में हरकत पैदा हुई। मोल्ड और पिंक्स ने देखा, उनके चारों तरफ मुसल्लह अफराद खड़े हैं। उनके बाल बड़े हुए थे, आंखें सुरख थीं और जिस्मों से नागवार बू उठ रही थी। मिनियार्ड खाड़ी के करीब एक झाड़ी में छुपा सारा मंजर देख रहा था। मोटर बोट पर एक एक करके आदमी सवार हो रहे थे। दोनों साली मुहाफिज भी उनके हमरा थे। मिनियार्ड हैरान था कि नाव के बगैर ये लोग कहाँ जा रही हैं। फिर उसने गौर से देखा तो पता चला कि नाव और उसका एक साथी साली मुहाफिजों की वर्दी में मलबूस हैं। विंडसर की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो नाव को उस जहाज पर हमला करने से बाज रखने की मुसलसल कोशिश कर रहा था। नाव ने अपनी कमर से खंजर निकाला और विंडसर के सीने में दिल के मुकाम पर घोंप दिया। बुज़दिलों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, उसकी आवाज़ आई। मोटर बोट जहाज की तरफ रवाना हो चुकी थी। विंडसर रेत पर तड़प तड़प कर ठंडा हो चुका था। मिनियार्ड देख चुका था कि जोस्टाइन भी मोटर बोट में सवार हुआ है। अब वो जल्द अज जल्द जहाज तक पहुंच जाना चाहता था। वो अपनी जगह से निकला और खाड़ी की तरफ बढ़ा। एक छोटी कश्ती में बैठकर उसने चप्पू संभाले ही थे कि किसी के कपड़ों की सरसराहट और कदमों की चाप सुनकर उसने सर उठाया। सामने बेथ खड़ी थी। खुदा हाफिज, वो बोली। मिनियार्ड जानता था कि इसके बाद गोली की आवाज़ आएगी और उसके सर में सुराख हो जाएगा। वो किसी बच्चे की तरह डरकर नीचे झुका, लेकिन धमाका नहीं हुआ। उसने देखा बेथ के हाथ खाली हैं। उसकी आंखों में चमक है, शायद आंसुओं की। उसने कहा, जल्दी निकल जाओ वरना कोई मुहाफिज पहुंच जाएगा। खुदा हाफिज, मिनियार्ड बोला और तेज तेज चप्पू चलाता हुआ साहिल से दूर हटने लगा। फ्लोरियो अर्शे पर खड़ा था। उसने एक सिपाही से पूछा, क्या देखा तुमने? सिपाही ने दूरबीन आंखों से हटाते हुए कहा, दोनों अफसर वापस आ रहे हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी हैं और 2 बच्चे भी लॉन्च में मौजूद हैं। फ्लोरियो ने कहा, यह तो कोई सनसनीखेज कहानी मालूम होती है। तुम कैमरामैनों से कहो अगर वो फिल्म बनाना चाहें तो ऊपर आ जाएं। थोड़ी ही देर बाद टीवी के 2 कैमरामैन लॉन्च की आमद फिल्माने लगे। लॉन्च जहाज के पहलू से आ लगी। फ्लोरियो ने जंगले पर रुकते हुए कहा, क्या खबर है मोल्ड? मोल्ड खामोश था। फ्लोरियो ने 2-3 आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। जहाज से सीढ़ी लटकाई जा चुकी थी। फ्लोरियो सीढ़ी पर पांव रखकर चंद गज आगे आया। क्या मामला है मोल्ड? मोल्ड सर झुकाए बैठा रहा। फिर उसने झटके के साथ सर उठाया और चीख मारकर फ्लोरियो की टांगों से लिपट गया। फ्लोरियो मोटर बोट पर जा गिरा। लॉन्च के तमाम अफराद तेजी से जहाज पर चढ़ने लगे। मिनियार्ड जहाज के करीब पहुंच गया। ऊपर से फायरिंग की आवाजें आ रही थीं। उसने अपनी कश्ती जहाज के लंगर से बांधी। फिर वो लंगर की जंजीर के सहारे ऊपर पहुंच गया। उसने बैरूनी दीवार से सर निकालकर देखा। बालाई अरशा खाली था। हर किस्म के खदशात को बालाए ताक रखकर वो अरशे पर उतर गया। फायरिंग थम चुकी थी। मिनियार्ड लड़ाई के अंजाम से नावाकिफ था। जेरी अरशे से सामान घसीटने की आवाजें आ रही थीं। फिर उसे एक कहकहा सुनाई दिया। वो जान गया कि लड़ाई किसने जीती है। वो नाव का कहकहा था। उसने ब्रिज की ओर से झांका। निचले अरशे पर 6 अफराद कतार में खड़े थे। उनमें 5 फौजी और 1 सिविलियन था। एक फौजी करीब ही औंधे मुंह पड़ा था। वो शदीद जख्मी दिखाई देता था। 2 आदमी रिवॉल्वर ताने खड़े थे। करीब ही नाव के पहलू में जोस्टाइन खड़ा था। कुछ आदमी जहाज का सामान कश्तियों में उतारने लगे। हिज ऑनर अपनी तवील दुआ शुरू कर चुका था। नाव बेचैनी से अपने हाथ में रिवॉल्वर घुमा रहा था। वक्त बड़ा कम था। मिनियार्ड ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और फिर उसकी आंखें चमक उठी। वो रेंगता हुआ लोहे की सीढ़ी के पास पहुंचा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उतरता हुआ नीचे आ गया। वो अब एक इंतहाई जदीद और ताकतवर मशीन गन के सामने खड़ा था। एम्यूनिशन का एक बड़ा डल्ला मशीन गन से मुंसलिक था। वो उसके अकब में लेट गया। लॉन्च पर सामान उतारने वाले अफराद पूरी तरह उसकी जद में थे। एक हाथ से उसने कॉकिंग लीवर खींचा, दूसरा हाथ ट्रैगर पर पहुंच गया। हिज ऑनर कह रहा था, ऐसे जुराइम की बाज पूरस आखिरत में होगी, इसलिए हम तुम्हारा सफर आसान किए देते हैं। मिनियार्ड की आंखों में धीरे धीरे खून उतर रहा था। उसके जबड़े भिंचे हुए थे। फिर उसने ट्रैगर दबाया। गोलियां पानी की धार की तरह मशीन गन से निकली। लॉन्च पर सामान लादने वाले अफराद उछल उछल कर फर्श पर गिरे और साकित हो गए। मिनियार्ड ने ट्राइगर से उंगली हटाए बगैर कन का रुख फेरना शुरू किया। जो इस खौफनाक छिड़काव की जद में आया ढेर हो गया। 5 सेकंड के अंदर जेरी अरशा खून से रंगीन हो गया। नाव ने फुर्ती से जोस्टाइन और मैनुअल को अपने आगे कर लिया। मिनियार्ड ने ट्रैगर पर से उंगली उठा ली। नाव ने जोस्टाइन के होलिस्टर में हाथ डाला और उसका पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर लगा दिया। मिनियार्ड ने नाव के सर को निशाने पर रखते हुए कहा, पिस्तौल फेंक दो। नाव मुस्कुराया। मिनियार्ड ने मशीन गन नाव की दोनों आंखों के दरमियान फिक्स कर दी। वो जानता था कि नाव के ट्रैगर दबाने से पहले उसकी पेशानी में सुराख हो सकता है।
लेकिन फिर भी अपने बच्चे की जिंदगी के लिए वो कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। क्या चाहते हो? मिनियार्ड ने पूछा। नाव बोला, तुम रात इसी जगह गुजारोगे और मैं अपने आदमियों से मशवरा करूंगा। सुबह तुम जजीरे पर आओगे और अपने आदमियों को ले जाओगे। वादा करता हूं कि मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मिनियार्ड ने कहा, तुम्हारे वादों पर एतबार नहीं किया जा सकता। ताहम ये बताओ, क्या जोस्टाइन को भी छोड़ दोगे? नहीं, यह नामुमकिन है, नाव ने कहा। मुझे उसकी अब पहले से ज्यादा जरूरत है, मैं उसे पास रखूंगा। मिनियार्ड ने जोस्टाइन की तरफ देखा। उसे एक बार फिर वही पुराना जोस्टाइन नजर आ रहा था। 13 साल मासूम बच्चा, डरा हुआ सहमा हुआ, रहम तलब नजरों से अपने बाप को देखता हुआ। उसके मासूम जहन को मबहूत करने वाला शहर टूट चुका था। मिनियार्ड ने कहा, तुम्हारे साथ भेजने से बेहतर है कि मैं इसे यहीं खत्म कर डालूं। नाव ने कहका लगाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी ख्वाहिश यही होगी कि तुम्हारा बेटा कहीं भी रहे, जिंदा रहे और खुश रहे। मिनियार्ड ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है। उसने देखा जोस्टाइन अब नाव की गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश कर रहा है। वो चीख रहा था, नहीं डैडी नहीं। मिनियार्ड ने प्यार से कहा, जोस्टाइन जैसे ये कहता है वैसे ही करो, ये तुम्हारे डैड का हुक्म है। नाव ने मैनुअल से कहा, चलो तुम पहले सीढ़ी से उतरो। मिनियार्ड ने देखा कि मैनुअल अपनी जगह साकित खड़ा है। मिनियार्ड को उसकी आंखों में भी जोस्टाइन जैसी इल्तिजा नजर आई। नाव दोनों लड़कों को साथ लेकर नीचे उतरने लगा। लॉन्च उस जगह से नजर नहीं आ रही थी और मिनियार्ड समझता था कि मशीन गन अब इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जोस्टाइन ने आखिरी बार मिनियार्ड को इतनी बेचारगी से देखा था कि उसका कलेजा डरस गया। उसने बिल्कुल गैर इरादी तौर पर एक फैसला किया और उठ खड़ा हुआ और दबे पांव चलता हुआ जंगले के पास पहुंचा। कमर से उड़सा हुआ खंजर हाथ में पकड़ा और लॉन्च पर छलांग लगा दी। उस वक्त नाव जोस्टाइन को कश्ती पर बैठने का इशारा कर रहा था। मैनुअल पास खड़ा था। फिर मिनियार्ड की मुख्तसर सी परवाज खत्म हो गई। वो एक धमाके से नाव के ऊपर गिरा। लॉन्च एक दफा बुरी तरह डगमगाई। पूरी नफरत, पूरी अदावत और गुस्से के साथ मिनियार्ड का हाथ बुलंद हुआ और चाकू नाव की दो पसलियों के दरमियान घुस गया। वो पीछे की तरफ गिरा। गिरते गिरते उसने टांग मिनियार्ड के पेट में दे मारी। फिर उसने एक झटके से चाकू अपनी पसलियों में से निकाला। दोनों लॉन्च के ऊपर गुत्थम गुत्था हो गए। 6 के 6 आदमी जहाज के ऊपर जंगले के पास खड़े बेबसी से ये लड़ाई देख रहे थे। उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। जोस्टाइन और मैनुअल भी लॉन्च के एक कोने में सहमे खड़े थे। नाव अपनी कुव्वत वहशियाना अंदाज में इस्तेमाल करते हुए मिनियार्ड को नीचे गिरा चुका था। उस वक्त जोस्टाइन अपने बाप की मदद को आगे बढ़ा। नाव ने खंजर वाला हाथ घुमाया और जोस्टाइन एक तवील चीख के साथ कश्ती में उलट गया। मिनियार्ड पर जुनून की कैफियत तारी हो गई। वो तड़प कर नाव के नीचे से निकल आया। फिर ना जाने किस तरह उसने चाकू छीन लिया और बड़ी वहशत और दरिंदगी से उसने नाव पर पै दर पै वार करने शुरू कर दिए। उसे कुछ होश ना था कि चाकू कहाँ लग रहा है। फिर अचानक उसका पांव फिसला और वो दोबारा नाव के नीचे आ गया। वो इस तरह गिरा था कि लॉन्च की 2 सीटों के दरमियान फंस गया। अब नाव उसके सीने पर सवार था और कमर से अपना खंजर निकाल चुका था। मिनियार्ड का चाकू ना जाने हाथ से निकलकर कहाँ चला गया। नाव ने चाकू दोनों हाथों से थामकर आहिस्ता आहिस्ता सर से ऊपर उठाया। मिनियार्ड उसके नीचे एक बार जोर से मचला, लेकिन हरकत मुमकिन नहीं थी। नाव के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून के धारे बह रहे थे। यूं लगता था जैसे वो चंद लम्हों का मेहमान हो। उसने खंजर सर से बुलंद किया और चीखा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं अपनी कौम का शहजादा हूं, आजाद शहजादा। मिनियार्ड ने देखा चाकू तेजी से नीचे आया। उसे अपने दिल के मुकाम पर एक ख्याली टीस महसूस हुई, लेकिन नहीं, चाकू ने उसके जिस्म को नहीं छुआ। नाव ने चाकू खुद अपने पेट में घोंप लिया था। एक डूबती हुई कराह के साथ वो पुश्त के बल लॉन्च में गिरा और एक दफा लरज कर साकित हो गया। मिनियार्ड लपक कर जोस्टाइन के पास पहुंचा। वो अपना जख्मी बाजू दूसरे हाथ से थामे आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। मिनियार्ड ने देखा कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं, चुनाचे उसे सीने से लगाकर भींच लिया। फिर सीने से अलहदा करके उसका चेहरा देखा। जोस्टाइन की आंखों में आंसू थे। वो एक बार फिर मिनियार्ड के सीने से चिमट गया और मिनियार्ड के कान में कहा, प्यारे डैड, आप कहाँ चले गए थे? अब मैं कभी भी आपको जाने ना दूंगा। मिनियार्ड ने उसके कान में सरगोशी की, मम्मी का कुछ पता है? वो तुम्हारा हुलिया खराब कर देगी। इतने में जहाज के ऊपर से एक लेफ्टिनेंट की आवाज आई, जनाब, वॉशिंगटन से कॉल आई है, आपकी बीवी आपसे बात करना चाहती हैं। मिनियार्ड को एक खुशगवार हैरत का एहसास हुआ।